शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। जनता ही सरकार को बदलेगी, बदलाव चाह रही है। बहाल करने का मुद्दा कुछ नहीं करेंगे, हम जनता ही बदलाव लेके आएगी। देखो ये तो नेतागिरी है, ये शुरू से चली आ रही। कौन क्या करेगा क्या होगा ये हमें नहीं पता। हम आपकी राय जानना चाह रहे भाई साहब। तो केवल गेहूं में घुन की तरह पिसते रहते हैं। 70 साल से जो जिसके मन में आता है वो करता चला आया है। कहा यही जाता है गरीबी दूर होगी, लेकिन जो गरीबी दूर करने आए उनकी तो हो गई, लेकिन गरीब वही का वही। देखिए साहब, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। ना तुम हारे ना हम जीते। सरकार बनती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, सरकार आती रहेंगी, लेकिन हम सबको चाहे कमल के फूल पे हो या साइकिल पे हो, सबको ये सोचना चाहिए जो व्यवस्था सही रखे उसके साथ रहे। 100 यूनिट बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, फ्री में कोई चक्कर में पड़ने वाला नहीं। दिल्ली की स्थिति आदमी देख चुका है। लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं। तो पूरा आदमी परेशान है, किसान परेशान है, उसकी इनकम नहीं है, वकील भी परेशान है। ये सारी बिल्डिंग जो देख रहे हैं, वकीलों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किया है तो किसी सरकार ने किया। वर्तमान सरकार ने वकीलों के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना कोई देखेगी। अभी किसी वकील भाई ने बताया था कि जो बीमा राशि थी वो बढ़ा दी गई। वो साहब पहले की योजना चल रही है। हम लोग टीन में बैठा करते थे, जो हमारे सीनियर बताते हैं छप्पर और टीन में बैठते थे। आज हमारे साथियों के लिए बिल्डिंग, शायद बरेली कचहरी का आप देखेंगे तो हर बिल्डिंग 3 मंजिल है। ये किसकी देन है? कोई भी साथी, हमारे सभी साथी जानते हैं। मतदाता कहन में हम आप पहुंचे हैं नाथ नगरी बरेली, और अब हम उन लोग के बीच हैं जो रोज बहुत से ऐसे मतदाताओं से मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक दिशा भी बनते हैं, क्योंकि काला कोट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम बात कर रहे हैं वकीलों की, जिनके काले कोट की अपनी एक कहानी है। इसको भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस विधानसभा 2022 में क्या सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं। वकील साहब, मैं आपके नाम के साथ ये जानना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग क्यों दिख रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरी तरीके से विधि व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं कोई इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं जो पिछले चुनावों में मिलती थी। बहुत ज़्यादा हो हल्ला और वो सारी चीज़ें, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है चुनाव। आप तो बहुत सारे मतदाताओं से रोज़ मिलते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कमल का फूल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, हाथी चलेगा या फिर हाथ का पंजा दिखेगा? जी, पूरी तरीके से कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट के आ रही है। अच्छा, भाई ने कहा कि कमल का फूल है, ये भैया का मत था। अब आपसे जानते हैं, अपने नाम के साथ बताइए बस। राकेश शर्मा, एडवोकेट। भैया, इस बार मतदाता जितने भी हैं सब साइलेंट है। सब लोगों ने अंदर से अपना एक मन बना रखा है किस पार्टी को देना है, और सब पूर्व निर्धारित है अपना आदमी किसको मत देगा, किस पार्टी को देगा। इस बार प्रत्याशी से ज़्यादा आदमी पार्टी को तरजीह दे रहा है, और इस हिसाब से हर जगह वही दिख रहा है, कमल का फूल की चांसेस है, बाकी किसी की कुछ नहीं। अच्छा, कमल के फूल की सब बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलने वाला है? मुझे लग रहा है आप बड़ा सीनियर आदमी हैं और सही बात जरूर बताएंगे, तो बताइए बस। देखिए साहब, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। ना तुम हारे ना हम जीते। सरकार बनती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, सरकार आती रहेंगी, लेकिन हम सबको चाहे कमल के फूल पे हो या साइकिल पे हो, सबको ये सोचना चाहिए जो व्यवस्था सही रखे उसके साथ रहे। आपका खुद का मत क्या है? देखिए, हमारा मत तो गुप्त है। तो कब तक रहेगा गुप्त? इनका मत बीजेपी। अच्छा, देखिए, मत की बात दूसरा व्यक्ति कर रहा है, भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, आपका मत क्या है? हमारा मत तो गोपनीय है भाई, ये तो बाद में ही खुलेगा, अभी तो ठीक नहीं है बताना। यानी 14 तारीख को भी किसी को बताएंगे नहीं? हमें लगता है कि वकील डरता नहीं है। यहाँ वकील डर के लग रहा है कि शायद डरे हुए हैं किसी ना किसी प्रत्याशी से, या अपनी मन की बात नहीं कह रहे। बात डरने की नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने गोपनीय रखा है वोट। हम कानून के आदमी हैं, इसलिए कानून को मानते हैं। हम अभी से क्यों जाहिर कर दें? बिल्कुल सही कहा, हम कानून की बात कर रहे हैं। मत बताइए, लेकिन रुझान क्या लग रहा है आपको? रुझान का अभी कुछ नहीं, नेक टू नेक टक्कर है दोनों लोगों की। आगे पब्लिक बताएगी, 10 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा कौन क्या। देखिए, 10 मार्च की बात कर रहे हैं और चलते हैं, एक तोमर साहब का नाम आगे बताया जा रहा है, इनसे पूछते हैं। जी,
क्लाइंट वगैरह आ रहे हैं, उनका ज़्यादातर रुझान यही है कि लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, बस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मतलब इस बार आपको लगता है कि कैंडिडेट्स के बारे में लोग ना सोच के पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप वाकई जानकार हैं, अगर हमारा कैंडिडेट अच्छा जीत के नहीं जाएगा तो क्या वो क्षेत्र का विकास कर पाएगा? देखिए, पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है हमें कहाँ वोट देना, लेकिन चुनाव में जीत हार होती है गांव से। गांव वाला अभी भी आदमी पार्टी देख रहा है, प्रत्याशी की तरफ नहीं देख रहा है। जैसे अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों का लगभग मत और चीज़ें समझ आती हैं। जैसे आपने देखा कुछ लोगों ने अपनी राय दी, ऐसा जो आपने कहा अक्सर पहली बार समझने को मिल रहा है कि लोग पार्टी की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जिनको यही नहीं पता कि हमारा कैंडिडेट कौन है। पार्टी का नाम तो उसने बताया लेकिन कैंडिडेट का नाम नहीं बताया। तो आपको लगता है कि पार्टी कुछ खास तरह की विचारधारा या खास तरह की योजना या खास तरह के प्रलोभन के कारण ऐसा है? बस यही है कि राशन फ्री बटा, आदमी उसी की तरफ भाग रहा है। मुसलमान भी आज बीजेपी के गुण क्यों गा रहा है? इसी की वजह से गा रहा है। ये 300 यूनिट बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, फ्री में कोई चक्कर में पड़ने वाला नहीं। दिल्ली की स्थिति आदमी देख चुका है। फ्री के चक्कर में नहीं, लेकिन राशन के चक्कर में है। उसे पता, देखिए गांव में बिजली का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, केवल और केवल वो राशन के पीछे हैं बस। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई प्रभावित नहीं है, लेकिन राशन से जरूर प्रभावित है। चलिए और चलते हैं, भाई साहब से जानते हैं। हाँ, राठौर जी बताइए राठौर भैया कि अभी जैसे आपने बताया, भैया ने बताया कि लोग इस बार विचारधारा से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं रहीं उनसे प्रभावित हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? इसको हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 दिन पहले इंडिया ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उसमें अगर हम जानना चाहें तो 90% लोगों को हमारी टीम के कैप्टन का नाम नहीं पता होगा। होता क्या है, टीम मैनेजमेंट एक प्लान तैयार करता है, वही चुनाव का एक प्रसंग में है। टीम मैनेजमेंट जो है या जो पार्टी है उसने अपना एक प्लान तैयार किया है, टीम के मेंबर उसका एग्जीक्यूशन करा रहे हैं। जैसा वर्ल्ड कप में हुआ वैसे ही चुनाव में भी होने जा रहा है। जो टीम ने, जो पार्टी ने प्लान बनाया है, मेंबर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उस एग्जीक्यूशन से जो सफलता मिलेगी वो टीम सफलता होगी, जिसका लाभ मेंबर्स को ही मिलेगा, कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, प्रत्याशियों को ही मिलेगा। ओवरऑल उससे लाभ पूरी जनता का, पूरे प्रदेश का होगा। अधिवक्ता होने के नाते मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ वर्तमान सरकार जो थी उसने कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई थी, जैसे कि युवा अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं पुस्तकों वगैरह क्रय करने के लिए, जो पूर्व में नहीं मिलते थे। सीनियर एडवोकेट्स के लिए पूर्व में बीमे की राशि 1.5 लाख रुपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ा के 5 लाख रुपए की है। तो बतौर अधिवक्ता भी हमें लाभ मिला है, और बतौर उत्तर प्रदेश की जनता भी हमें उम्मीद है कि कुछ लाभ हमें जो अभी मिले हैं और जो बाकी हैं वो भी भविष्य में जरूर मिलेंगे। अच्छा, क्या ये नहीं लगता कि ये जो सरकार थी या जो आने वाला है उसमें जो भी वोटर्स है उसने अपने खुद के क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि इस बार का अगर चुनाव देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहित चुनाव है, क्योंकि इस बार कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। जैसे आपने देखा है, हम सबकी एक समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर बात करें पिछली सरकार की या इस सरकार की, तो शिक्षा पे कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन वही मुद्दा नहीं बन रहा है, ना ही स्वास्थ्य मुद्दा है मंदिर है, मस्जिद है, जाति की बात है, धर्म की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री प्रलोभन बहुत सारे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुद्दा होना चाहिए? जी, मुद्दा बिल्कुल है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और हमारी सुरक्षा भी मुद्दा है। ये इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि वर्तमान बजट में तीनों के लिए राशि बढ़ाई गई है। राशि बढ़ाने का मतलब है सरकार को इस बात का संज्ञान है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे ध्यान दिया जाना है, इसीलिए धनराशि बढ़ाई गई है। तो सरकार इस चीज़ को सोच के चल रही है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, प्रदेश के और देश के विकास के लिए ज़रूरी है इन पर वर्कआउट करना, और वो कर रही है। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ आप शायद समझ नहीं, मेरा प्रश्न है अगर शिक्षा मुद्दा है तो जो शिक्षा आज हमारे देश में या हमारे प्रदेश में है, आप देखिए एक ही क्लास में बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ उसको 10,000 फीस देनी होती है, और एक जगह फ्री है, मतलब सरकारी फ्री शिक्षा है। सरकारी जो टीचर है वो बहुत योग्य है, और जो सरकार प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक है वो इक्वल एजुकेशन का नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा देता है। यानी बहुत सी ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां आम व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो एक सरकार, एक देश, एक नागरिक, सेम फीस क्यों नहीं होना चाहिए? जितनी, अगर आप वर्ल्ड में चले जाइए, हर कंट्रीज़ में शिक्षा की जो फीस है वो इक्वल है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाइए, सरकारी में पढ़ाइए। अपने यहाँ क्या है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाइए तो फीस ज़्यादा देनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए आपको फीस ज़्यादा देनी है। तो क्या सरकार ये नीति नहीं बना सकती जो कि आम जन के हित की बात है?
ये चीज़ें हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17 से गवर्न होती है, जहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया है कि प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो वर्कआउट हो रहा है उसको वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से गवर्न कर सकती है, उसको गवर्नमेंट एक लिमिट में कंट्रोल कर सकती है, ओवरऑल कंट्रोल नहीं कर सकती है। अन्य देशों में जहाँ की बात आप कर रहे हैं वहाँ के संविधान अनुसार शायद वहाँ की सरकार उसको 100% कंट्रोल कर सकती होगी, इसीलिए ये अंतर है। जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, इसलिए वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अलग है और प्राइवेट सेक्टर में फीस स्ट्रक्चर अलग है। नहीं, मेरा केवल कहना यह है कि ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए पब्लिकली। पब्लिक का मुद्दा तो यही होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा हो, गरीब का बच्चा भी पढ़े और अमीर का बच्चा भी पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े। ऐसे ही गरीब स्वास्थ्य लाभ ले, अमीर स्वास्थ्य लाभ ले, एक जैसा ही ले। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है, ये लेकिन ये लंबे स्तर के मुद्दे हैं, इसमें समय लगेगा। एक कार्यकाल में सरकार पूरा परिवर्तन नहीं कर सकती, ये परिवर्तन होने चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी विधि व्यवस्था, हमारे कानून संविधान के अनुसार इन चीज़ों में समय लगेगा और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी सरकार देश और प्रदेश की ये परिवर्तन जरूर करेगी। क्या आपको लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आए तो ये मुद्दे पूरे हो सकते हैं? वर्तमान सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रदेश में आएगी। चलिए, देखिए भाई साहब ने बताया कि कोई और व्यक्ति है जो इस बारे में, हाँ, अभी जैसा आपने सुना बात की, एक आपका परिचय जान सकते हैं? जी, अनूप यादव, एडवोकेट। अनूप, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चल रहा है मुद्दा रहित चुनाव है, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या है, योजनाएं बहुत सारी है, सरकार से लोग प्रभावित हैं, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, हमारे पास तो गांव की जनता आती है गरीब, और वो इस समय सांडों से बहुत दुखी है। रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक वो जो आवारा पशु हैं उनसे अपने खेतों को रखाते हैं, और एक दिन अगर चूक हो गई तो पूरा खेत चौपट। तो पूरा आदमी परेशान है, किसान परेशान है, उसकी इनकम नहीं है, वकील भी परेशान है। ये सारी बिल्डिंग जो देख रहे हैं, वकीलों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किया है तो किसी सरकार ने किया। वर्तमान सरकार ने वकीलों के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना कोई देखिए। अभी किसी वकील भाई ने बताया था कि जो बीमा राशि थी वो बढ़ा दी गई। वो साहब पहले की योजना चल रही है। हम लोग टीन में बैठा करते थे, जो हमारे सीनियर बताते हैं, छप्पर और टीन में बैठते थे। आज हमारे साथियों के लिए बिल्डिंग, शायद बरेली कचहरी का आप देखेंगे तो हर बिल्डिंग 3 मंजिल है। ये किसकी देन है? कोई भी साथी, हमारे सभी साथी जानते हैं, अगले सरकार की देन है। काम किया है। राशन एक जो है, राशन पहले से भी बढ़ता आया है, फ्री में भी बटा, तेल भी बढ़ता था, चीनी भी बढ़ता था, सारी चीज़ें बढ़ती थी। अब खाली गेहूं और वो देने से आदमी का भला नहीं होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बड़ी अब इंडिया में प्रॉब्लम है, इस पे सुधार की बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल में ये कोई भी योजना जो इनकी थी वो काम नहीं आई और आदमी बहुत मरा है। सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन 1000 रुपये में गैस है, वो कोने में रखे हुए हैं सिलेंडर, कोई नहीं भरवा पा रहा है। 450 रुपये का सिलेंडर था तो आदमी गैस पे खाना बनाता था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर हो गया है। मोटरसाइकिल का पेट्रोल, डीजल, लेकिन कहते हैं पहले सिलेंडर के लिए बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी 450 रुपये। जी नहीं, सस्ता था तो भराते थे, अब महंगा है तो भराना रहे हैं, इस वजह से लाइन नहीं लग रही है। अच्छा, लाइन इसलिए नहीं लग रही है कि पीएनजी आएगी, उसके आगे से पीएनजी आ गई है। मैं गाड़ी की बात, रसोई गैस की बात कर रहे हैं। रसोई गैस में वो नहीं आई है। पीएनजी शहर में आ गई। अरे शहर में आई, शहर के सिलेंडर तभी तो खाली हुए, शहर के सिलेंडर खाली हुए, वो गांव में भेज दिए है ना। जो सिलेंडर पहले 350 400। चलिए, नहीं, ये क्या आपके घर पे पीएनजी लगी है? हाँ, मेरे घर पे लगी है। अच्छा, गैस का, उसकी गैस और जो सिलेंडर वाली गैस का रेट सेम है? नहीं, सेम नहीं है, वो भी बहुत महंगी पड़ रही है। अच्छा, वो भी महंगी पड़ रही। इसके अलावा आपको क्या लगता है, जैसे भाई ने बताया कि इस समय जो आवारा पशु एक बड़ी समस्या है, आपको क्या लगता है कोई सरकार उसका कोई सोल्यूशन ला पाएगी? क्यों नहीं, इससे पहले सरकारें नहीं थी तब तो ऐसे आवारा पशु नहीं थे भाई। पहले जो है गाय वगैरह गाँव में बेच दिया करते थे, बाजार ले जाते थे, बेच देते। अब जो हिंदू कौन से रक्षक दल हैं, कोई गौ रक्षक दल है, कोई दल है, ये सब ऐसे ही फ्री में भरवा रहे हैं गाड़ियों में। ऐसे समझे, पैसे पैदा कर रहे हैं। इन्हें गाय ही ले डूबेंगी। जो गौशाला बनवाएंगे 30 रुपए दे रहे हैं एक गाय पे। 30 रुपए का मतलब 15-16 रुपए किलो भूसा है। 2 किलो भूसे में क्या गाय जिंदा रह लेंगी? वो मर रही है। ये बात भी सही है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है,
क्या लगता है आपको मतदाताओं की राय, चूंकि आप लोग बात करते हैं, जैसे भैया ने बताया कि गांव के लोग आते हैं। मतदाताओं की राय ये है, गांव में ज्यादातर वोट जो है समाजवादी सरकार को जा रहे हैं, परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन चाह रहे हैं, ठीक है। और आदमी परेशान हो चुका है महंगाई से इतना और सालों से। तो क्या इस बार मुद्दा नहीं होना चाहिए था? क्या समाजवादी पार्टी के, जैसे आपने कहा समाजवादी पार्टी या किसी के भी घोषणा पत्र में अभी तक ऐसे कोई मुद्दे क्यों नहीं आए? मुद्दे के हिसाब समाजवादी सरकार ने जितने काम और योजनाएं चला दी वो बाबा जी चला नहीं पा रहे हैं। 108 जितनी खराब होती है सब ब्लॉक में खड़ी हुई है, उनमें तेल नहीं दे पा रहे हैं। हर रोड पे 108, 102, 100 नंबर, आप बताइए हर चौराहे पे 100 नंबर खड़ी है। अब इनके हर चौराहे पे सांड खड़े हैं। चलिए भाई सांड से प्रभावित हैं। भैया आपका नाम बताइए। यशेंद्र सिंह एडवोकेट। वकील साहब, भैया ने बताया है कि गांव की समस्या इस समय आवारा जानवर हैं, तो किसी का अलग अलग राय थी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आवारा जानवर जो हैं वो बेशक समस्या हैं और सरकार चाहे कोई भी रहे इस समस्या पर गौर करने की आवश्यकता बिल्कुल है। और अगर नहीं गौर किया गया तो ये फसलों को वास्तव में ख़राब करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो आम राहगीर निकलते हैं रास्तों से, या जो जनरल आप कहीं से भी मूव कर रहे होंगे, वो जानवर आप पर हमला भी कर देते हैं। तो ये अल्टीमेटली समस्या बड़ी है और इसका समाधान जरूर होना चाहिए। नहीं, ये तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आवारा जानवर एक समस्या है, तो हम लोग जानते हैं। हमारा केवल मकसद है कि इस समय मतदाता क्या सोचते हैं। तो मतदाताओं का इस बार चूंकि चुनावी मुद्दा किसी भी पार्टी का स्पष्ट नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाया है, चाहे वो फ्री राशन हो या कोई दूसरी। अगर अखिलेश की बात कर लें तो वो भी 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं वो भी फ्री की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो लुभावने ही, कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभावने की बात की जा रही है, जबकि सही में मुद्दा क्या होना चाहिए ऐसी कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। और लगता है कि ये चुनाव मुद्दा रहे चुनाव है। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने तो इन सबसे हट के बात कही है। कांग्रेस ने, चूंकि पूरे विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है और कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों की बात की है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी और उस पर खरी उतरी है। लेकिन भाई साहब, उनकी कांग्रेस की जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो पार्टी छोड़ के चली गई। अगर उनकी योजना थी तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों चली? नहीं, देखिए, योजना में और व्यक्ति में अंतर होता है। व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, व्यक्ति जा सकता है। योजना जो है उसमें बहुत लोग जुड़े होते हैं और यही कारण है कि ब्रांड एम्बेसडर के हटने के बाद भी योजना यथावत लागू रही। उसका आरोप था कि कांग्रेस क्या मोदी जी के हट जाने से भाजपा खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है भाई साहब। मुद्दा यहाँ पर यह है, ब्रांड एम्बेसडर ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस कहती जरूर है महिलाओं को दे रही है टिकट, लेकिन दे नहीं रही है। ऐसा ना, महिलाओं को टिकट दिए हैं और जितनी भी लिस्ट आई हैं उसमें स्पेशली पिंक कलर से सारी लिस्टों में जो है वो महिलाओं के नाम लिखकर आए हैं और महिलाओं को 40% टिकट। मतलब आपको लगता है कि ये चुनाव मुद्दों वाला चुनाव है? देखिए, मुद्दों वाला तो हमेशा रहता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि जो हम लोगों का माइंड सेट हो गया है आम जनता का, वो मुद्दों से कम है और भावनाओं से ज्यादा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार मतदाता किसकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, मतदाताओं की हर क्षेत्रीय हिसाब से अलग अलग परिस्थितियां हैं। आपके जिला बदलते ही परिस्थिति बदल जाती है, मतदाताओं को रुझान बदल जाता है। मंडल बदलते ही बदल जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का रुझान आपको अलग मिलेगा, मध्य के अलग मिलेगा और पूर्वांचल के अलग मिलेगा। तो हर जगह जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, मतदाताओं को रुझान भी बदलते जाते हैं। यहाँ के रुझान की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बरेली के बारे में नहीं, कि बरेली के बारे में यहाँ भी मुद्दों पर हम लोग कम है, भावनाओं पर जाते हैं। मैं एक जनरल मतदाता की बात कर रहा हूँ। और जब मुद्दों की बात आती है, जैसे हमारी अधिवक्ता समाज के लिए जो है, आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस या बीजेपी जो भी है, किसी के भी एजेंडे में अधिवक्ता समाज शामिल नहीं है। एक भी स्कीम अधिवक्ताओं को लेकर लागू नहीं की गई है। एक छोटी सी डिमांड हमने रखी थी और हमने अपना ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया था कि अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए। और वो ज्ञापन वहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण में जो है वो रिसीव भी हुआ और वहाँ से हमारे पास रिप्लाई भी आया और उन्होंने ये कहा था कि जो नॉर्म्स हैं
उन नॉर्म्स में आप लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम आपको ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपका ज्ञापन संरक्षित कर लिया और भविष्य में जो है हम इस पर विचार जरूर करेंगे। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हमारे अधिवक्ता समाज के लोगों के लिए दी जाएं जो उनकी बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि हर अधिवक्ता जो है वो धनवान नहीं है, जबकि आवश्यकता सभी की है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को दी जाएंगी, कुछ सरकारों ने किया भी था, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है अधिवक्ताओं को चैम्बर्स बनवा के दिए थे यूपी में, ठीक है, और राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी किया है। तो जो लोग करते हैं उनके लिए हम लोग थैंक्सफुल रहते हैं और उनके बारे में कंसीडर करते हैं। लेकिन समस्याएं तो समाप्त नहीं होती हैं, और जब तक आप हमें अपने मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, हम अपने एजेंडे में नहीं रखेंगे, तब तक हम भी आपके लिए मुखर होकर कैसे साथ आ पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि इस समय वर्तमान में मुद्दा क्या है लोगों के सामने, तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, भाई साहब ने कहा, यशेंद्र भाई साहब ने कहा कि जिला बदलते ही परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन एक समान रूप से, मैं चूँकि बीच में बोला नहीं, इस समय जो उत्तर प्रदेश के सामने या सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे प्रयागराज में मैंने देखा, न्यूज़ समाचार पत्र के माध्यम से सामने आया और मीडिया में भी चला कि वहाँ बेरोजगार छात्रों को पुलिस द्वारा मारा गया, पीटा गया और मार के निकाला गया। बिहार में एक आपने देखा कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोगों को इसमें परेशानी हुई, कितने छात्रों को परेशानी हुई, जिन्होंने अपनी बात बताई कि हमें बेरोजगारी के कारण ये सब करना पड़ रहा है और बेरोजगारी हमारे ऊपर बहुत हावी है और हमें 2 वक्त की अगर सरकार देना चाहती है, मैं वास्तविक रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार अगर देना चाहती है तो शिक्षा पर बात करे, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। वकील साहब, मेरा भी केवल यही कहना है कि मुद्दा इस समय इस चुनाव में क्या है। अगर हम मुद्दा खोजने आए तो मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा है। मुद्दा सबसे बड़ा हमारी नज़र में तो जो मैं देख रहा हूँ वो शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल, भाई साहब ने कहा कि इस समय बड़ा मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी है और वास्तव में ये मुद्दा होना ही चाहिए क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है। इसके अलावा भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात समझ लें। असली चीज बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। वकील साहब, महंगाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप देखिए, अभी वकील साहब मेरा एक प्रश्न है आपसे, इस समय बड़े बड़े नेता फील्ड में हैं, मतलब 4 साल जो नेता नजर नहीं आए अब वो सब नजर आ रहे हैं, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो अपने रथ से नीचे नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो नेतागिरी है, ये शुरू से चली आ रही। कौन क्या करेगा, क्या होगा, ये हमें नहीं पता। हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं भाई साहब। तो केवल गेहूं में घुन की तरह पिसते रहते हैं। 70 साल से जो जिसके मन में आता है वो करता चला आया है। कहा यही जाता है गरीबी दूर होगी, लेकिन जो गरीबी दूर करने आए उनकी तो हो गई, लेकिन गरीब वही का वहीं रहा है। और आप बुद्धिजीवी हैं और वकील साहब एक मिनट, आप बुद्धिजीवी हैं, आप दिशा तय करते हैं। 5 साल में एक बार मतदाता के पास मौका आता है उस नेता के बारे में जानने का। हम और आप अपने घर में एक छोटा सा नौकर भी रखते हैं, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तब हम अपने क्षेत्र का विधायक चुनने जाते हैं, तो क्या उसके बारे में हमें उतनी जानकारी होती है कि उसका क्या सोच है, क्या वाकई में हमारे लिए विकास कर पाएगा? ये आप कैसे सोचते हैं इसके लिए? विधायक कभी भी हमारे चुनने से नहीं बनता है, वो तो पार्टी भेज देती है। जिस किसी आदमी को हमारी मजबूरी होती है वोट देना, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में। नहीं, आपके पास नोटा है, आप उसका यूज करिए ना। अच्छा, नोटा से करके क्या कर लोगे? मत चुनिए उसे। अरे मत तो चुन ही रहे। क्या आप समझ रहे कि 100% वोटिंग होती है क्या? अरे वोटिंग तो 30% होगी, 40% होगी, बाकी लोग तो नोटा ही दबा रहे हैं। भाई साहब, समाज की दिशा किसने बदली? आज अगर मोदी कोई व्यक्ति है या सोच है, महात्मा गांधी क्या थे? एक व्यक्ति थे या सोच थे? अगर हम और आप सब यही सोचते रहेंगे तो समाज को नई दिशा ही नहीं मिलेगी। कोशिश तो हम लोग बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, आप भी करते हो और हम भी करते हैं कि समाज में बढ़िया हो जाए कुछ, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्य उतनी कर पाते हैं। हाँ, ये एक बात तो है, हम लोग मन से नहीं करते। अगर हम मन से करें तो सब सुधर जाए। परेशानी हम ही एक दूसरे को दे लगाते हैं। वही अगर आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाओगे तो वहाँ का कर्मचारी आपको धक्का मार के भागेगा, कचहरी वाले को, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाले को भगाएगा। दुखी तो हम एक दूसरे को कर रहे हैं। हमें अपनी समझदारी, ये समझदारी भाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए नेता के भरोसे तो नहीं होगा। चलिए, भाई साहब का कहना है कि नेता के वजह कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति अगर सोचे तो वाकई में परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक मुद्दा है बुलडोजर, कोई बोलेगा बुलडोजर पे? नहीं, हम आपको नोटा के बारे में देखिए, नोटा के बारे में हम आपसे एक छोटी सी बात कहेंगे। नोटा के साथ एक थोड़ी सी विडंबना ये रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का प्रावधान लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह तो दिया,
और उन्होंने बाकायदा उसका जो है उस आदेश का पालन भी कर दिया। लेकिन नोटा का भविष्य तय नहीं है। भविष्य इन द सेंस ये कि अगर किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में 99% वोट जो हैं वो नोटा को चले जाएं और 1% वोट जो है किसी कैंडिडेट को मिल जाएगा तो वही कैंडिडेट विनर घोषित होगा, नोटा घोषित नहीं हो सकता। इस पर भी हमने अब तक कम से कम 10 ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, सबके लिए इसलिए भेजे हैं कि आपने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया और एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है नोटा के रूप में हम लोगों को, इसका भविष्य तय कीजिए। और इसका जब तक भविष्य तय नहीं होगा तब तक हम लोगों के लिए एक साफ सुथरी राजनीति मिलना बहुत संभव, एक विकल्प नहीं हो सकता। तो वकील साहब ने वाकई जानकारी दी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े पीछे खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम जान सकते हैं? दीपक पांडे। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा जो होना चाहिए था वो नहीं है। क्या होना चाहिए था? शिक्षा होनी चाहिए थी, मेडिकल होना चाहिए था, जो आज की डेट में नहीं है। स्वास्थ्य जरूरी है हर एक के लिए, शिक्षा जरूरी है हर एक के लिए। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा तो 2014 से खतरे में है हिंदू खतरे में। आपने बड़ी बात कही, हिंदू कैसे खतरे में? 2014 से है, उससे पहले नहीं था। अच्छा, ये तो मुस्लिम भी कहते हैं। मुस्लिम कम कहते हैं, लीडरशिप ज़्यादा कहती है। जिनको लाभ है, मुस्लिम को लाभ नहीं है, हिंदू को लाभ नहीं है। लाभ केवल और केवल नेता को है, एक व्यक्तिगत पार्टी को है। पर्टिकुलर पार्टी किसको लाभ है ये सभी लोग देते हैं, सब लोग को जानकारी है। कौन सी पार्टी समझ में ही नहीं आया वैसे? अगर देखा जाए इसका सीधा सीधा लाभ किसको मिलेगा? इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर हिंदू 80% है, वो 20% से खतरे में है। लाभ किसे मिलेगा इसका? लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपस में भेद करके, आपस में सब दिन हम 5 साल त्यौहार संग संग मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इलेक्शन में आते आते हमारा हिंदू खतरे में हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको बचाने का तरीका क्या हो सकता है? इसको बचाने का तरीका ये है, इसको पाबंदी लगानी चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। धर्म विशेष को छोड़ करके राजनीति होनी चाहिए। वास्तविक मुद्दों पे राजनीति, स्थानीय के मुद्दों पे, धरातल पे बात हो कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने किसी को, ये कोरोना काल इतना भयंकर गया अभी हमारा, कोरोना काल में आपने रिलीफ किसको क्या दिया? हमारे बच्चे थे, समाज के बच्चे थे, हमारे अपने व्यक्तिगत। हम तो अपने व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो अधिवक्ता समाज से आते हैं, जो कि वंचित ही हैं किसी भी सरकार से, केवल एक सरकार के अलावा। तो हमारे साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे कम से कम बच्चे जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनको इसमें रिलीफ मिलना चाहिए था। बच्चों की शिक्षा में वो भी आप हमारे अभिभावकों के संग नहीं खड़े थे, उस समय भी आप उद्योगपतियों के संग खड़े थे। नहीं, आपने क्या इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की? क्या इस पर आम लोगों ने कभी बात की? यहाँ पर यही मुद्दा है और हम लोग बात भी करते हैं। 5 साल में एक बार मतदाताओं को ये मौका मिलता है कि वो अपने नेता से अपनी बात कह सकता है। तो क्या लोग बात करते हैं इस बारे में? मैं आपको एक संज्ञान दिलाना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों जब अभिभावक वाला मैटर हुआ, जब बच्चों की फीस की कहा गई कि बच्चों की फीस आधी ले ली जाए, क्योंकि शिक्षकों को भी आप आधी सैलरी दे रहे थे, तो इसको कहा गया आधी जाए। तो प्रेशर बनाया अभिभावकों ने, अभिभावक संघ के जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने प्रेशर बनाया स्कूल पे कि कम से कम फीस आधी ले ली जाए। तो उसमें सभी जो हमारे बरेली, मैं अपनी बरेली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बरेली के जो अपने स्कूल की एसोसिएशन थी, वो सब एकत्रित होकर के मेयर के प्रतिनिधिमंडल में, हमारे यहाँ मेयर भाजपा से हैं, मेयर के प्रतिनिधिमंडल में जाकर के डीएम से मिले और उन पर पाबंदी लगाई कि फीस किसी की कम नहीं की जाएगी, फीस पूरी ली जाएगी, और उनका साथ दिया गया। तो ये किसकी? आप तो खड़े तो अभिभावक के संग थोड़ी नहीं है, आप तो पूंजीपतियों के संग खड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस समय का जो मौका है वो वाकई यही, अगर ऐसे सही से बात किया जाए, क्योंकि ये सही वक्त है नेता को आईना दिखाने का। अगर सारे मतदाता इस पे बात करते हैं तो आज नहीं कल शिक्षा नीति लागू की जा सकती है। एक देश, एक प्रदेश, एक फीस, एक शिक्षा, ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ शिक्षा अलग अलग है। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। वकील साहब, बहुत देर से आप शांत होकर चीज़ों को सुन रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में जो सुन रहा हूँ वही सब चल रहा है। मुद्दा जो होना चाहिए बेरोजगारी का होना चाहिए, और है भी, लेकिन वर्तमान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा, देखिए हमारे यहाँ प्रदेश और देश जो है कृषि प्रधान देश प्रदेश है, लेकिन आज की डेट में जो किसानों के सामने समस्या खड़ी हुई है, सांड वाली, आवारा पशुओं वाली, प्रदेश सरकार और वर्तमान जो देश सरकार है मोदी सरकार, इसे कह रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही इस पर। तो काश्तकार के लिए क्या है? डीजल महंगाई, सरसों का तेल, दाल, क्या चीज़ महंगा नहीं हुआ है।
नहीं, महंगाई तो है, लेकिन चुनाव में महंगाई मुद्दा किसी भी पार्टी का नहीं है। क्यों नहीं है? महंगाई पे बोल रहे हैं लोग। कौन सी पार्टी का नेता बोल रहा है? कौन समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं महंगाई पे? हमने तो नहीं सुना, आप बताइए कब बोले थे? और ये हर बार बोल रहे हैं महंगाई को लेके। आम जनता बोल रही है, सब कुछ बोल रहा है महंगाई पे। क्यों नहीं, आम जनता की तो समस्या है, हम और आपकी समस्या है, लेकिन आम जनता ही सरकार को बदलेगी, बदलाव चाह रही है। बहाल करने का नेता मुद्दा कुछ किसने नहीं उठाया? करेंगे, आम जनता ही बदलाव लेके आएगी और इस बार बदलाव होगा, निश्चित होगा। चलिए, बदलाव निश्चित है और होना चाहिए, तभी नए लोगों को मौका भी मिलता है। एक और भाई साहब आए हैं, इनसे जानते हैं। वकील साहब, क्या नाम है आपका? रतन सक्सेना। अरे सक्सेना साहब, क्या मुद्दा है यहाँ लोकल क्षेत्र में? चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा तो सिर्फ ये है कि हिंदू खतरे में है और हमने राम मंदिर बना दिया, अब हमें वोट दो। अच्छा, किस विधानसभा से आते हैं आप? 125 कैंट। अच्छा, आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई है क्या? जी, संजीव अग्रवाल। अच्छा, जानते हैं आप उसे? आप इस बार खुद के मत के बारे में बात करेंगे? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। कोई खास वजह कांग्रेस के साथ जाने की? हाँ, इतने देश का विकास किया, एम्स दिया, सब कुछ दिया। ये जहाँ ट्रेनों का जाल बिछा हुआ है देश में, ये सब बिगाड़े चले जा रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि भी आप दिल्ली चले जाएं, तो आप दिल्ली जाएंगे तो वो कसम आपने पूछा भी हमारा रिजर्वेशन कर दीजिए, काशी विश्वनाथ ने 200 रुपये आपने उससे पकड़ाए, पूरे नहीं भाई सीट खाली नहीं है, श्रमजीवी में कर दूँ, बोल लाइए 600 रुपये। हर ट्रेन का किराया लगा है, तो क्या आप किताब लेके घूमेंगे क्या दिल्ली जाने के लिए? ये हम अभी आपने कांग्रेस बताया, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो तो पार्टी छोड़ के चला गया। जी नहीं, अब हैं हाजी इस्लाम बब्बू हैं। नहीं, इससे पहले जो कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें तो कोई और प्रत्याशी था। कौन थे वो? सुप्रिया ईरानी। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? अब समाजवादी पार्टी से। तो क्या उनकी विचारधारा बदल गई अब? नहीं, ये तो उनका अपना अपना व्यक्तिगत व्यू है। हम तो ये है कि मुझे कांग्रेस के विचार अच्छे लगे। आपको लगता है कि ये होना चाहिए? प्रत्याशी जो होते हैं लास्ट समय पे, मतलब आप देखिए उनको सबको लास्ट मोमेंट पे पार्टियां बदलते हैं, ऐसे नेताओं का क्या होना चाहिए? नहीं, ये उनका धंधा है कि आज वो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये उनका पेशा है, वो तो पेशा कर रहे हैं। मतलब वो राजनीति, समाज सेवा नहीं करे, पैसे कर। समाज सेवा है, नहीं है कोई पेशा है उनका अपना अपना। चलिए, देखिए भैया ने एक नई बात बताई कि इसको पेशा नाम दिया।